बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिफाना हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 15 मई है और दिन है इतवार का। वर्ष 3 खबरों पर तफसील से मैं बात करूंगा। पहली खबर, खान साहब ने सियालकोट में जलसा किया, रोकने की कोशिश की गई, जलसा नहीं रुका बल्कि इंकशाफात से भरा हुआ ये जलसा खान साहब का क्या सियासी मंजरनामे पर तब्दीली लेकर आएगा, और जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं असल में ये वीडियो है क्या, और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, और कब ये रिलीज की जाएगी, और किन लोगों के नाम इस वीडियो के अंदर लिए गए, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और आपको बताते चलें, खान साहब ने आज पाकिस्तान की अदालतों से भी एक सवाल किया है। अदालतों से मुअद्दिबाना तरीके से सवाल पूछा गया, और उन लोगों को मुखातिब करके जिनके केसेस पाकिस्तान की तमाम अदालतों में चल रहे हैं लेकिन फैसले नहीं होते, अदालतें रात को क्यों नहीं खुलती, ये वो सवाल है। इस पर भी हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने कुछ हकायक रखेंगे। आपको बताते चले, तीसरी खबर जवेद लतीफ़ साहब के हवाले से है। वो ये कहते हैं कि कोई मुतनाज़ शख्सियत हो तो वो किसी भी इदारे की सरबराह नहीं बन सकती। यहाँ पर मामला है पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ साहब कितने गैर मुतनाज़ फ़र्द हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और आपको ये बताते चले, 2 पेशियाँ हुई, एक हाजिर और दूसरा गैर हाजिर। दूसरा क्यों गैर हाजिर हुआ और पाकिस्तान की अदालतें क्यों रात को काम नहीं करती। फिर सबसे पहले आपको बताते चले, खान साहब का सियालकोट का जलसा बहुत ही अहम था, और इस जलसे की अहमियत इसलिए भी थी, ये पहला मौका है जब खान साहब के रास्ते को रोकने की कोशिश की गई जलसों के अंदर। इससे पहले जितने भी जलसे हुए किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। जितने भी बीरबल हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, वो माइक पर ज़रूर आकर पाकिस्तान के वन मैन आर्मी इमरान खान की अपोजिशन को तनकीद का ज़रूर निशाना बनाते हैं। लेकिन आज ये पहला मौका था जब बहाना बनाया गया और मजहब कार्ड प्ले किया गया, और ज़मीन चर्च की मलकियत है इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन माजी के अंदर इसी ज़मीन के ऊपर बहुत सारे नून लीग के कन्वेंशंस भी हुए, और इसके अलावा भी बहुत सारी सियासी सरगर्मियाँ भी होती रही। लेकिन इसके बावजूद एक गठजोड़ नज़र आया, और मसीह बरादरी के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मंजरेआम पर भी आए, जिन्होंने बयानात भी जारी किए। लेकिन व्यूअर्स, इसके बावजूद ये जलसा हुआ। खान साहब का जो अपोजिशन के अंदर हर गुजरता दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए एक मौत बनता जा रहा है। खान साहब ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से इससे पहले भी कहा, एक ट्वीट किया गया था शहबाज गिल की तरफ से कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। फवाद चौधरी की तरफ से भी कहा गया कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, कत्ल की साजिश हो सकती है। ऐसे लोग जो मुल्क की बात करें, मुल्क की बका की बात करें, 22 करोड़ आवाम की बात करें, उन्हें रास्ते से कभी भी हटाया जा सकता है। माजी की मिसालें भी दी गई। पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उन लीडरान को हटाती है जो उनकी बात नहीं मानती, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। मोहम्मद कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, आज तक कातिल दिनदनाते फिरते हैं, पता नहीं चल सका कि किसने कत्ल किया। और लियाकत अली खान की मिसाल भी आज दी गई, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं कि किसने कत्ल किया। ये पाकिस्तान के अंदर होता है, पाकिस्तान के अलावा हर उस मुल्क में होता है जहां पर इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद हो, आलाकार मौजूद हो, मीर जाफर मौजूद हो, मीर सादिक मौजूद हो, जो आलाकार बनते हैं, हाथ बनते हैं उन ताकतों का, जो मुल्क के अंदर आकर आंखों में आंखें डालकर किसी लीडर से बात नहीं कर सकती, लेकिन हाथ बनती ज़रूर हैं, और इन हाथों के ज़रिए उस लीडर का, जो मकबूल लीडर है, गला दबा दिया जाता है। खान साहब की आज की तकरीर, आज उन्होंने एक बयान जारी किया कि उनके खिलाफ भी साजिश हो रही है, कत्ल किया जा सकता है, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी किरदार मौजूद हैं। बाज़ लोग ये सुनते होंगे व्यूअर्स बात, तो कहते होंगे कि जनाब ये सियासी बात है, सियासी गुफ्तगू है, हर शख्स को हर वक्त रिस्क मौजूद है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन खान साहब ने जिस मौके पर ये गुफ्तगू की है, इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर और भाई मेरी जान लेने की साजिश हो रही है। चंद दिन पहले पूरा इल्म हो गया है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है और एक महफूज जगह पर रख दी है। वीडियो में पिछली गर्मियों से अब तक साजिश में मुलविस करप्ट टोले के एक एक शख्स का नाम बताया। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो कौम के सामने आएगी, ताकि सारे पाकिस्तानियों को पता चले कि कौन कौन मुलविस है। व्यूअर्स, मैं खान साहब की गुफ्तगू इस पर कोई तबसरा करने से पहले और ख़बर देने से पहले आपको बताऊं कि बरतानिया के अंदर मैं काफ़ी अरसे से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैंने कावे मुसावी का इंटरव्यू किया, विच वॉज अ न्यूज़ मेकर इंटरव्यू। राना शमीम का स्कैंडल मैं आपके सामने लेकर आया। फॉरेन फंडिंग के हवाले से खबरें हम आपको गाहे बगाए देते रहे। डेली मेल की
जो रिपोर्टिंग थी वो रिपोर्टिंग जिस अंदाज से होना चाहिए था हमने उसी अंदाज से की, कोई एंगलिंग नहीं की। शहबाज शरीफ साहब पहला राउंड जीत गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? मुझे नून लीग के मुतअद्दिद लोगों ने ना सिर्फ अदालत में घसीटने की कोशिश की, मेरे ऊपर मुकदमात बरतानिया में बनाने की कोशिश की, मेरे नाम को डीफेम करने की कोशिश की गई और क्राई के ट्विटर अकाउंट्स पर लोगों को मेरे पीछे लगा दिया गया जो बरतानिया में नहीं रहते बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं और उन्हें मालूम है कि अगर ये काम वो बरतानिया के अंदर करेंगे तो मैं 1 मिनट से पहले उन्हें अदालत ले जाऊंगा। और लोग करते क्या हैं, जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके ज़रिए इन लोगों को एक्टिव किया जाता है और फिर वो आपकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं। मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को घर तक फॉलो भी करवाया गया। ऐसी वीडियो में पैगाम भेज दिए जाते थे जिसमें किसी को जान से मारा जा रहा है और इस किस्म का काम काफ़ी अरसे जारी रहा। तो फिर मैंने ये ज़रूरी समझा अपनी ज़िंदगी की जो एक सिक्योरिटी है उसके तनाजुर में, और जो मेरी अपने वकला से बात हुई उन्होंने कहा कि आप एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें और उसे महफूज कर लें और फिर उस पैगाम में जिन जिन लोगों पे आपको शक है, अगर आप पे कोई अटैक करता है तो हम उसे बतौर सबूत अदालत में लेकर जाएंगे, पुलिस तक लेकर जाएंगे कि जनाब हमने फलां तारीख को फलां बात ये आपके सामने यानी रिकॉर्ड करवाई थी और हमें इस किस्म के थ्रेट्स मिल रहे थे। तो व्यूअर्स, खान साहब ने भी अब यही काम किया है। जब आपकी ज़िंदगी पर को थ्रेट्स हो, आपको कत्ल करने की साजिश की जा रही है और खान साहब के पास तो सबूत मौजूद है कि कौन से ऐसे किरदार हैं जो खान साहब की ज़िंदगी नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि खान साहब अगर रास्ते से हट जाएं तो शायद उनका रास्ता हमवार हो जाए। बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो रास्ता किसका हमवार हुआ? आसिफ अली जरदारी साहब का। और आज वो जिस पार्टी की बात करते हैं, आज जो नारे लगते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी, इसके पीछे अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रास्ते से ना हटती तो शायद आसिफ अली जरदारी साहब का वो मकाम पार्टी के अंदर ना होता, पीपल्स पार्टी उनकी जमात ना होती, बल्कि ये भुट्टो ख़ानदान की जमात रहती। अब यही कोशिश की जा रही है। खान साहब की वीडियो रिकॉर्ड इसलिए भी करवाई गई कि बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स भी थे जो उन्हें फ़ोन पर या लेफ़्ट राइट दोस्तों के ज़रिए पैगामात भी भेजते होंगे। और आपको याद होगा इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया था और अरशद शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम में इसका तज़किरा भी किया कि बनी गाला की जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया है, लिहाजा खान साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। ये बात हमने उस वक्त भी की, टेलीविजन प्रोग्राम्स भी किए गए और लोगों ने ये कहा कि जनाब जिन लोगों को नहीं पता था आपने उनको भी बता दिया कि बनी गाला की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। खान साहब की सिक्योरिटी को आज भी जैसी होनी चाहिए थी वैसी सिक्योरिटी खान साहब की नहीं है। खान साहब की सिक्योरिटी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इस मुल्क के अंदर मरीम नवाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। एक आम शख्सियत हैं, उनकी सिर्फ खूबी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, इसके अलावा उनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन उन्हें रेंजर्स की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, पुलिस की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जा रही है और वजारत दाखिला इसमें भरपूर तरीके से मुलव्विस है। तो खान साहब के पास जो शवाहिद मौजूद हैं, खान साहब ने उन लोगों के नाम भी गिनवा दिए हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब की ज़िंदगी जो है वो कायम और दायम रहे, वो चाहते हैं कि खान साहब रास्ते से हट जाएं। अब याद रखिएगा कि जिन लोगों का काम आसानी से नहीं होता ना, तो वो फिर उन लोगों से को रास्ते से हटा जाते हैं। और खान साहब को भी हटाने के हवाले से ये वीडियो जो रिकॉर्ड करवाई गई है इसे महफूज कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है व्यूअर्स कि जिन लोगों के पास इसे महफूज किया गया है वो 1 या 2 लोग नहीं हैं, बल्कि वो 2 से ज़्यादा इन लोगों की तादाद है कि अगर एक वीडियो कॉम्प्रोमाइज़ होती है या छुपा दी जाती है तो फिर दूसरी वीडियो आ जाएगी, और अगर दूसरी नहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो फिर तीसरी वीडियो आ जाएगी। यानी 3 वीडियोस मेरी इतलात के मुताबिक मौजूद हैं जो वीडियो पैगाम जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और इसे मुख्तलिफ लोगों के पास सिक्योर करवाया गया है। किसी को एक्सेस नहीं है इस वीडियो का, और ये वीडियो खान साहब ने अपने एतमाद के लोगों को के पास सेव की है, और ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहरी लोग मौजूद हैं जिनके पास ये वीडियो मौजूद है। और याद रखिएगा अगर खान साहब की ज़िंदगी खुदा न खासा कुछ होता है तो इसे फिल फौर रिलीज़ कर दिया जाएगा, और फिर वो लोग वो किरदार जो खान साहब के खिलाफ छुप कर वार कर रहे हैं इनको मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो
اگر خدا نہ خواستہ حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی سازش کی جاتی ہے یا اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس سے یہ پہلے کی ریکارڈ ہے اور خان صاحب اس بات کو ریکارڈ پر لا چکے ہیں۔ خان صاحب نے آج عدالتوں سے بھی ویورز ایک سوال کیا ہے اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایگزیکٹ میں آپ کو وہ بتاؤں اور پھر اس کے اوپر ہم اپنا تبصرہ اور جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیں، عدلیہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ سوال پوچھتا ہوں اور بڑا اچھا کیا آپ نے اتوار کو سو موٹو ایکشن لیا۔ آپ کو بڑا خطرہ محسوس ہوا عمران سے عدالتیں کھولی، چلو ٹھیک ہے، بہت بڑا خطرناک ہوں کہ 12 بجے عدالت کھول دی گئی۔ شہباز شریف، حمزہ اور شہباز پر 24 ارب روپے کے کیسز ہیں، ایف آئی اے کیسز بناتی ہے اور اقتدار میں آ کر آپ کیس بنانے والوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان نے مقصود چپراسی اور نوکروں کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے پکڑے۔ حمزہ شہباز نے ڈاکٹر رضوان کو دھمکیاں دی، ڈاکٹر رضوان شدید دباؤ میں تھا، ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا۔ یہ خان صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ جاری کی ہے اور ایک سوال کیا گیا پاکستان کی عدالتوں سے۔ یہ صرف خان صاحب کا سوال نہیں ہے ویورز، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوال ہے کہ اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ جاری کریں، اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ جناب ہم عدالتیں 24 آورز کام کرتی ہیں، ہم پر تنقید کی جاتی ہے، پہلے جا کر پوچھ کر آئیں خان صاحب سے کہ وہ تنقید تو نہیں کریں گے اور کیا انہیں اس عدالت کے اوپر بھروسہ ہے۔ جب چیف جسٹس اپنے ریمارکس کے اندر یہ کہیں کہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی، رات کو بھی عدالت لگے گی، اور پھر ہم نے یہ بھی وقت دیکھا ویورز کہ پاکستان کی بارز میدان عمل میں آتی ہیں اور عدالتوں کی سائیڈ لینا شروع کر دیتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک گروہ کی شکل میں عمران خان کے اوپر انہوں نے لفظی گولہ باری کر دی۔ بہت پہلے فواد چودھری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے، میں اس سے پہلے اس بات کو ہمیشہ سے لوگوں تک یہ تحریک پہنچاتا رہا اور لوگوں کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے رہے کہ چیف جسٹس ہو یا کسی عدالت کا جج ہو، اسے ریمارکس دینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب ریمارکس دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کمنٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ عدالت کے اندر بیٹھ کر صرف کیس کو سنیں اور اس پر گفتگو مت کریں، اپنے ریمارکس پاس مت کریں کہ ہم چیف جسٹس کی کیا حیثیت ہے، عدالتیں کیوں کام کر رہی ہیں، عدالتیں رات کو کیوں جاگتی ہیں اور کیوں انصاف کا بول بالا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے، آئین کی حکمرانی کے لیے اور پاسداری کے لیے عدالتیں کیا کرتی رہیں گی، اور وقت کے وزیر اعظم کو بھی بلانا پڑا تو ہم بلا لیں گے۔ جب آپ ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے تو پھر آپ ایک موقع دیتے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ وہ آپ کو کرٹیسائز کریں۔ اگر ایک جج اپنی کرسی پر بیٹھ کر صرف کیس سنے اور کیس سننے کے بعد اس کا فیصلہ کر دے اور جو متعلقہ سوال ہے وہ کنسرن پارٹی سے پوچھا جائے اور اس کے علاوہ کوئی ریمارکس پاس نہ کیے جائیں، تو یقین کریں کوئی بھی شخص، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے اوپر کوئی بات کر سکیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو خان صاحب بڑی ادب کے ساتھ ان عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے لیے تو عدالتیں کھول دی، آئین کا توڑنے کا الزام تو مجھ پر لگا دیا گیا کہ اگر ہم آئین کی پاسداری کے لیے عدالتیں نہیں کھولیں گے تو کیا کریں گے۔ کاش آپ یہ عدالتیں نواز شریف کے کیسز کے لیے بھی کھولیں، ہائی کورٹ کو آپ ایک انسٹرکشن جاری کریں چیف جسٹس آف پاکستان اور پوچھیں ان سے کہ ہائی کورٹ کے ایک جج نے، ایک بینچ نے کیوں نواز شریف کو باہر جانے دیا، اور وقت کا وزیر اعظم اگر گارنٹی دیتا ہے تو اس گارنٹی کی کیا حیثیت ہے، آپ نے اس کو ملک کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا۔ اگر یہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں تو پھر انہیں یہ پوچھنا چاہیے ان تمام لوگوں سے کہ ایک وزیر اعظم جس کی کمر میں ہر وقت درد نکل آتا ہے وہ عدالتوں کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوتا۔ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا بلکہ جا کر اس نے حلف اٹھا لیا۔ یہ عدالتوں کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں، اور یہی سوال خان صاحب پاکستان کی عدالتوں سے کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو جو ملک کا وزیر اعظم ہے جب بلایا جاتا ہے تو وہ لاپتہ ہو جاتا ہے، عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے، یہ خان صاحب کا سوال نہیں ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوال ہے پاکستان کی عدالتوں سے۔ ویورز، اتنے بڑے بڑے کیسز بنے، ڈاکٹر رضوان کی موت ہو گئی، ایک پریشر تھا اور دھمکایا بھی جا رہا تھا، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے پاکستان کے میڈیا میں یہ بات بھی رپورٹ ہوئی، ایف آئی اے کے ایک افسر کو حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام وقت جو ہے وہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ واقعی وقت ایک جیسا نہیں رہا، وہ لوگ جو کٹہرے میں ہونے چاہیے تھے، جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے تھے، آج ان کے ہاتھوں میں ملک کو دے دیا گیا ہے، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان تمام خاندانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں آج جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک بیان جاری کیا۔ جاوید لطیف صاحب ہمیشہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھاتے ہیں
पंजाबी में आप कहते हैं कि नवा चंद चढ़ाया है, और जवेद लतीफ़ साहब ने आज फिर एक चांद चढ़ा दिया है। और जब भी कोई नून लीग ने बयान जारी करना हो, कोई स्टेटमेंट जारी करनी हो या फिर पल्स चेक करनी हो हालात की, तो जवेद लतीफ़ साहब हमेशा से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते आए। मरीम को कुछ हुआ तो हम ये नारा नहीं लगाएंगे कि पाकिस्तान खप्पे, और फिर उनके ऊपर केस हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन वो ख़त्म हो गया, उसकी एक अपनी हैसियत है। ऑब्वियसली वजह क्या बनी वो पूरी कौम जानती है। अब वो ये कहते हैं कि कोई मुतनाज़ शख्सियत किसी इदारे की सरबराह नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगते हैं और एहतसाब अवाम करते हैं, लेकिन कोई मुतनाज़ शख्सियत किसी इदारे की सरबराह नहीं होनी चाहिए। पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जवेद लतीफ़ साहब को नवाज शरीफ साहब के हवाले से पहले रीविज़िट करना चाहिए हिस्ट्री को कि अब तक क्या होता रहा। नवाज शरीफ वही इश्तिहारी है जिसे हाई जैकर बनाया गया। अब इश्तिहारी नवाज शरीफ इंशाअल्लाह चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के स्कैंडल्स, फराह खान से बुशरा बीबी और फिर इमरान खान पर जाते हैं, इन पर काम हो रहा है, जल्द आवाम के सामने लाएंगे। देखें, इनके पास किसी किस्म का कोई मवाद मौजूद नहीं है। आप नून लीग हैं, मुल्क की दूसरी बड़ी जमात हैं, आप का सरबराह मुल्क का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुका। इसके बावजूद आपके पास कोई ऐसी मॉरल ग्राउंड मौजूद नहीं है कि आप आइंदा इलेक्शन में एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री जो है वो अपने नाम कर सकें, या एक बड़ी विक्ट्री जो अपने नाम कर सकें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप खान साहब के खिलाफ फराह बीबी का स्कैंडल, उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन में नहीं जा सकते। नारे लगाएं जितने मर्जी, लेकिन ये नारे अवाम कभी भी खरीदेगी नहीं, बल्कि आपके मुंह पर मार देगी। नंबर 1। नंबर 2, जवेद लतीफ़ साहब ने शख्सियत के मुतनाज़ होने की बात की। पहले ये भी बात बताएं कौम को, नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, डील कर कर बाहर गए, और जिन ताकतों से उन्होंने डील की वो मुल्क के अंदर मौजूद हैं। और वही लोग हैं जो कहते रहे, खान साहब ने कौम के सामने ये भी हकीकत रखी कि मुझे कहा गया कि जनाब आप इनके केसेस, करप्शन के केसेस की बात को बंद कर दें, रोक दें और अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। जब मुल्क का पैसा लूट कर बाहर भेजा गया हो, जब वो लोग जो जेलों में होने चाहिए थे उन्हें आप जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर भेज दें और कहें कि देखें वो एक सादिक और अमीन और एक सच्चा लीडर है, तो फिर जवेद लतीफ़ साहब इंसाफ ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की कौम देख रही है और ज़रूर ख़ुद वो इंसाफ करेगी आइंदा इलेक्शन के अंदर। और जवेद लतीफ़ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान के इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। पहले मरीम बना रही थी, आज इन्होंने बनाया, और एक बार फिर अदारे जो हैं वो खामोश हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि नून लीग की जो स्ट्रैटेजी है ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मेरी कुछ लोगों से ये बात हुई, ज़िम्मेदारों से, और इसका बाकायदा नोटिस लिया गया है और इनको पैगाम भी भेजा गया है कि अगर आपने यही तरीका इख्तियार किया तो हम आपके पुश्त पर जो हमारा हाथ है ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा व्यूअर्स। और यही बुनियादी वजह है कि खान साहब को जो मिस कॉल्स आ रही हैं, पैगामात आ रहे हैं, और खान साहब ने उसको ब्लॉक कर दिया, और कुछ ऑप्शंस की बात की जा रही है इलेक्शन के हवाले से। और अगर वो पेज जो फट गया था जुड़ गया तो फिर इन 14 जमातों का क्या होगा, ये एक बुनियादी सवाल है जो ये तमाम जमातें ऑब्वियसली इनको सोचना चाहिए। आखिर में थोड़ी सी मैं बात करूंगा, ज़्यादा नहीं। नईर बुखारी साहब ने कहा कि इमरान खान को कौमी तहवील में ले लेना चाहिए। याद रखिएगा, असासों को कौमी तहवील में लिया जाता है, और खान साहब कौम का असासा हैं, लीडर है, सियासतदान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक लीडर है, और लीडर हमेशा कौम का असासा होता है। अगर आपने इसे कौमी तहवील में लेना है तो ले लें, 22 करोड़ आवाम सलाखों में बिठाएगी। और नईर बुखारी साहब बोलते से पहले तौलिया करें, फिर आप बोला करें कि आपने अपनी स्टेटमेंट किस किस्म की स्टेटमेंट जारी की है। 2 केसेस मजीद फर्दर जुर्म आयद होने के हवाले से अब जो मंजर हमें नज़र आ रहा है अदालतों की हद तक, व्यूअर्स जल्दी से मैं इसे वाइंड अप करूँगा, वो ये है कि कोशिश की गई है कि किसी तरह मरीम का नाम भी क्लियर करवा दी जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वहाँ पे भी राना शमीम फैक्टर और चीफ जस्टिस साकिब निसार फैक्टर अभी बाकी है, क्योंकि इन लोगों ने उसी अदालत के एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। और ये भी याद रखिएगा कि ये फर्दर जुर्म आयद होगी। कोशिशें की जा रही हैं कि रोका जाए, डिलेइंग टैक्टिक्स है, क्योंकि मुल्क का एक वज़ीर-ए-आज़म है जिस पे फर्दर जुर्म आयद होनी है, लेकिन इसके ऊपर भी काम हो रहा है। खान साहब के लिए सिर्फ एक मशवरा है, इनकी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के लिए, कि खुदारा अपनी लीगल टीम को स्ट्रॉन्ग करें। वहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स ऐसे मौजूद हैं जो आपके केसेस को प्रॉपरली
स्टेज नहीं कर पा रही, प्रेजेंट नहीं कर पा रही, लड़ नहीं पा रही, वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जो लीगल माइंड्स हैं, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक टिप दे देता हूँ अपने तमाम सुनने वालों को। जहाँ तक मरीम नवाज़ का केस है और ये जो तहरीक-ए-अदम एतमाद वाली जो बात हुई थी, इसके पीछे जितने भी जो इसको ड्राफ्ट करते हैं ना, राजा सलमान जो एक लॉयर हैं उनका नाम है, या बाकी जितने भी बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, इनके जो ड्राफ्टिंग होती है वो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स करते हैं, बड़े बड़े जिनकी ड्राफ्टिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और लीगल माइंड्स और समझते हैं कि कानून क्या है, फिर इसे पढ़ा जाता है। आपको भी ऐसे ही माइंड्स की ज़रूरत है। लोकल वकील, तजर्बाकार वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जो ड्राफ्टिंग है आपके केसेस की और जिस तरह आप प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा वीक रही है। तो खुदारा इसको सेट करें। तो बाकी सब अच्छे की खबरें हैं। व्यूअर्स, कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।